नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है और वक्त है 50 बड़ी खबरें जानने का तेज रफ्तार से फास्ट 50 में। जीएसटी बिल पर एक बार फिर देरी हो सकती है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी में अभी भी जीएसटी पर पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। तेलंगाना के वित्त मंत्री के मुताबिक बैठक में जीएसटी से जुड़े 90% मामलों पर सहमति बन गई है। हालांकि 10% मामलों पर अभी भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद है। केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने 29 जून को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि सरकारी विभागों में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में सालाना इंक्रीमेंट नहीं होगा। 7वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए बेंचमार्क को गुड से बढ़ाकर वेरी गुड कर दिया गया है। अब वेरी गुड कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को ही सालाना इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। रेलवे स्टाफ को जल्द ही नई डिजाइनर यूनिफॉर्म मिल सकती है। फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने आज रेलवे की नई यूनिफॉर्म को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु को प्रेजेंटेशन दी। इस प्रेजेंटेशन में रितु बेरी ने रेल मंत्रालय को 4 कलर थीम पेश की है, जिसमें से रेलवे को किसी एक थीम को चुनना है। ये 4 थीम है: एथोस ऑफ इंडिया, द गोल्डन पीरियड, द लेगेसी ऑफ द नवाब्स और द वाइब्रेंट सोल ऑफ इंडिया। हर थीम भारत के कल्चर और गौरवशाली इतिहास की झलक देती है। ई कॉमर्स में बड़ी डील का ऐलान हुआ है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन फैशन रिटेलर सब्सिडरी मिंत्रा ने अपनी कॉम्पिटिटर जेबोंग को $7 करोड़ यानी करीब 470 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील के बाद मिंत्रा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन रिटेलर बन जाएगी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर दोहराया है कि आरबीआई की आजादी कायम रहनी चाहिए। राजन ने अपने कार्यकाल में आरबीआई की नीतियों का जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऊंची ब्याज दरों से इकोनॉमी में डिमांड नहीं घटी है। उन्होंने हवाला दिया कि एक और सरकारी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ कम थी, जबकि निजी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में तेजी दिखी। मतलब इकोनॉमी में मांग है, लेकिन जोखिम के डर से सरकारी बैंक कर्ज बांटने में हिचकिचा रहे हैं। ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट्स के फंड के इस्तेमाल को लेकर श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच ठन गई है। श्रम मंत्रालय जल्द ही वित्त मंत्रालय से ऐसे फंड के इस्तेमाल को लेकर जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए कहेगा। अगर वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। कोल ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी पर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने पहले दौर की ऑनलाइन कोल ब्लॉक नीलामी में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। सीएजी के मुताबिक मार्च 2015 में 11 कोल ब्लॉक के लिए कंपनियों ने कई बोलियां डाली। ये बोलियां कंपटीशन खत्म करने के लिए डाली गई थी। जिन कंपनियों ने कई बोलियां लगाई हैं उनमें वेदांता ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और जीएसपीएल शामिल हैं। सीएजी को अंदेशा है कि इस नीलामी में जमकर कार्टेलाइजेशन हुआ।
सीबीआई की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके 3 प्रमोटर्स को कोयला घोटाले में दोषी पाया है। अदालत कल दोपहर 2:15 बजे दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। आरोप है कि केसला नॉर्थ कोल ब्लॉक को अपने पक्ष में आवंटित करने के लिए दोषियों ने मंत्रालय को गलत जानकारी दी। कमजोर विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई बिकवाली के चलते निफ्टी 8600 के स्तर के नीचे फिसल गया और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 119 अंक और निफ्टी 45 अंक की गिरावट के साथ बंद। निर्मल बांग के मेहरबून ईरानी का कहना है कि बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर ज्यादा होने से बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन फैली अंडर कंट्रोल और शायद अगले 6-9 महीने में हम लोग और 1-2 रेट कट देख सकते हैं। उसके बाद बारिश अच्छी है, जीएसटी आने की उम्मीद है, पावर सेक्टर ऑटो सेक्टर में जो से रिफॉर्म्स हुए हैं, लिक्विडिटी इंटैक्ट है। आई थिंक ऑल दिस फैक्टर शायद 6 महीने के बाद लोग देखे अरे यार अप्रैल मई में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था खरीदने का, मैंने खरीदा नहीं। इसी के कारण जो लोग साइडलाइंस में थे आई थिंक अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और मार्केट में और तेजी से पैसे आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 23% बढ़कर 1486 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 1208 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 11.6% बढ़कर 14,927 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 13,377 करोड़ रुपए रही थी। साल 2016 की दूसरी तिमाही में एसीसी का मुनाफा 81% बढ़कर 237 करोड़ रुपए हो गया है। साल 2015 की दूसरी तिमाही में एसीसी का मुनाफा 131 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि 2016 की दूसरी तिमाही में एसीसी की आय 3.3% घटकर 2,917 करोड़ रुपए रही है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टाटा स्पॉन्ज का मुनाफा 47.9% बढ़कर 10.5 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में टाटा स्पॉन्ज का मुनाफा 7.1 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टाटा स्पॉन्ज की आय 24% घटकर 119 करोड़ रुपए रही। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में बजाज फाइनेंस का मुनाफा 54% बढ़कर 424 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं 2016 की पहली तिमाही में बजाज फाइनेंस का मुनाफा 276 करोड़ रुपए रहा था। एफटीआईएल के खाते जब्त होने के बाद कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भारी असमंजस है। एफटीआईएल और 63 मून्स के कर्मचारियों ने इसी मुद्दे को लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने गुहार लगाई। कर्मचारियों ने मांग की है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू के अटैचमेंट से सैलरी अकाउंट को अलग रखा जाए। साथ ही ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे कंपनी के रोजाना के कामकाज में मुश्किल आए और उनकी नौकरियों पर खतरा पैदा हो। हेग स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने देवास एंथ्रिक्स मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले से भारत को मुआवजे के रूप में करीब $100 करोड़ यानी करीब 6,700 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवास और इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंथ्रिक्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को गैर कानूनी तरीके से समाप्त किया।
अमेजन ने भारत में अपनी प्रीमियम सर्विस प्राइम शुरू की है। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से आगे रहने के लिए अमेजन प्राइम के सब्सक्राइबर्स को फ्री 1 डे और 2 डे डिलीवरी का ऑफर देगी। ये सर्विस 100 से ज्यादा शहरों में दी जाएगी। इसके अलावा प्राइम के सब्सक्राइबर्स को अमेजन के एक्सक्लूसिव ऑफर्स पहले मिलेंगे। अमेजन ने देश में लॉन्ग कस्टमर्स बनाने के लिए प्राइम सर्विस शुरू की है। सांसद भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि मेरी मंशा सुरक्षा को दिखाना बिल्कुल नहीं थी। साथ ही उन्होंने पठानकोट में पाकिस्तानी जांच टीम के दौरे को लेकर पीएम पर निशाना भी साधा। मान का कहना है कि पीएम ने पठानकोट में आईएसआई को पूरा एयरबेस दिखाकर देश को खतरे में डाला। भगवंत मान पर बनी लोकसभा कमेटी की आज फिर बैठक हुई। अध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था उजागर हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल हुए। आज कारगिल की जीत का 17वां विजय दिवस मनाया गया। दिल्ली से लेकर द्रास सेक्टर तक उन 527 शहीदों को सलामी दी गई जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर रक्षा मंत्री पर्रिकर और तीनों सेना प्रमुखों ने इन जाबाजों को सलामी और सम्मान दिया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सेना ने मुठभेड़ के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया है। नौगाम में मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये एनकाउंटर अब भी जारी है और कुछ और आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की आशंका है। विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के मुंबई में मौजूद संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच का दावा है कि जाकिर नाइक और उनके संस्था IRF ने पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि एक व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे। अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव राजेंद्र कुमार को जमानत मिल गई है। राजेंद्र कुमार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। सेना के कथित अत्याचारों के विरुद्ध करीब 16 साल से लगातार अनशन पर रहने वाली इरोम शर्मिला अपना अनशन 9 अगस्त को खत्म करने जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। इम्फाल की एक स्थानीय अदालत से बाहर आते हुए 44 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता ने मीडिया के सामने ये घोषणा की। दिल्ली कांग्रेस में कलह अब छिपी बात नहीं रह गई है। अजय माकन और संदीप दीक्षित आमने सामने आ गए हैं। माकन विरोधियों ने दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको से शिकायत की। बीजेपी के साथ गठबंधन पर शिवसेना ने अफसोस जताया है। सामना से इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा, पार्टी ने 25 साल बेकार कर दिए। सत्रह दिनों के बाद श्रीनगर में हालात सामान्य हुए हैं। आज पूरी तरह कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन साउथ कश्मीर में अब भी कर्फ्यू जारी है।
जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने से उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का इनकार सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में सिर्फ सुझाव दिया था। वायुसेना के लापता विमान की अब तक कोई खबर नहीं है। 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। रक्षा मंत्री ने कहा, सारी उम्मीदें धूमिल हो रही। यमुना को नुकसान पहुंचाने के मामले में आर्ट ऑफ लिविंग को राहत मिली है। एनजीटी के विशेषज्ञों के पैनल ने कहा, 120 करोड़ के जुर्माने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बीजेपी के निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को मिल सकता है विधानसभा चुनाव का टिकट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी स्वाति सिंह को यूपी से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अभी इसमें जल्दबाजी होगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप इस FIR में लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नए कॉलेज खोलने के मामले में वादा खिलाफी के आरोप में इन लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने चुनाव के दौरान कई नए कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। आप नेता अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। दिल्ली में डेंगू से इस सीजन में पहली मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राज्य में 350 डेंगू क्लिनिक खोले जाएंगे। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में शहर की ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे हजारों यात्रियों का परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऑटो और टैक्सी की 20 यूनियनों ने मिलकर संयुक्त कार्य समिति बनाई। महाराष्ट्र में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के रेगुलेशन का फैसला 10 दिन में होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टैक्सी यूनियनों को ये भरोसा दिलाया है। टैक्सी यूनियन की मांग है कि सरकार किरायों पर कैप लगाए। कॉटन उत्पादन 5 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इस साल उत्पादन 12.4% घटने का अनुमान है। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड ने संभावना जताई है कि इस साल उत्पादन 3.38 करोड़ गांठ रहने का आसार है। वहीं पिछला उत्पादन अनुमान 3.52 करोड़ गांठ का था। कॉटन की एक गांठ 170 किलो की होती है और पिछले साल 3.86 करोड़ टन ये उत्पादन रहा था। पहलवान नरसिंह यादव के समर्थन में आए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा में कहा, नरसिंह यादव के मामले में जरूर कुछ संदिग्ध हुआ है। खेल मंत्री को इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है। मुंबई में बीसीसीआई ने स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है। 5 अगस्त को मुंबई में ये बैठक होगी। बैठक में लोधा कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा होगी। AMG SLC 43 के जरिए मर्सिडीज SL के 55 AMG को रिप्लेस करेगी। AMG SLC 43 में 3 लीटर का V6 इंजन दिया गया है जो 367 bhp की पावर देता है और 520 न्यूटन मीटर का टॉर्क
जनरेट करता है। सेंट्रल जापान में एक सनकी ने चाकू मारकर 19 दिव्यांगों की हत्या कर दी। दर्जन भर लोग घायल हो गए। पुलिस ने टोक्यो से आरोपी को पकड़ा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 आत्मघाती धमाके हुए हैं। कम से कम 13 लोगों की मौत होने की खबर है। यूएन और अफ्रीकी यूनियन की इमारत के पास यह हमला हुआ। बांग्लादेश के ढाका में पुलिस ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हमले की ये तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने एक घायल आतंकी को भी पकड़ा है।